हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू न्यू लक्ष्य एकेडमी। जैसा कि आपको पता है कि हमारा सीटेट मैथ्स का क्लास चल रहा है और आपने देखा भी होगा हमारे यूट्यूब चैनल पर न्यू लक्ष्य एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर एक क्लास हो चुकी है, क्योंकि हमारा टारगेट क्या है, सीटेट का जो है आपका 2024 का है। उसमें तो जो जो मैथ्स का पोर्शन आता है, आपको पता है कि मैथ्स के 30 क्वेश्चन आते हैं। उसमें आपका पैडा भी होता है और न्यूमेरिकल यानी सवाल वाले क्वेश्चन भी होते हैं। तो आपने देखा होगा कि एक वीडियो आपका हो चुका है, ये आपका क्या है, सेकंड वीडियो है। हम ईयर वाइज सारे चीज को करेंगे वन बाय वन। जैसे आपका एक वीडियो हो गया, वो प्रीवियस ईयर्स करवा दिया, फिर आपका आज सेकंड वीडियो है, इसके अंदर भी हम प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन को करने वाले हैं ईयर वाइज। वो 2012 का था, ये क्या आपका 2013 का है। फिर धीरे धीरे हम हर एक ईयर के जो है प्रीवियस सवाल जो आए हुए हैं एग्जाम में, उसका करेंगे डिटेल एक्सप्लेनेशन। इससे क्या होता है कि आपको पता है कि सीटेट के लिए क्या होता है कि प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, जैसे आपका एक वीडियो हो चुका है, उसमें हमने देख लिया 2012 के प्रीवियस ईयर्स। आज आपका 2013 का है प्रीवियस ईयर्स। तो हर एक ईयर के क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो आपको अगर वीडियो चाहिए यानी आपको क्लास चाहिए, तो आप क्या करना, सारे बच्चे न्यू लक्ष्य एकेडमी यूट्यूब चैनल आप सर्च करोगे तो हमारा यूट्यूब चैनल भी है न्यू लक्ष्य एकेडमी से। तो इससे वहां पर आप जाकर न्यू लक्ष्य एकेडमी सर्च करोगे यूट्यूब पर तो आपको मिल जाएगा। फिर आपको क्या करना है, वहां पर आप जाके देखोगे वीडियो वाले सेक्शन में, उसमें आपको दिख जाएगा कि इसका सीटेट मैथ्स 2024 प्रीवियस ईयर्स। तो वहां पर आप जाकर क्लास देख सकते हो। तो ये आपकी सेकंड क्लास है। जो बच्चे क्लास फर्स्ट नहीं देखे हैं वो जो है यूट्यूब चैनल पर आप जाके देख सकते हो। तो आज आपकी सेकंड क्लास है। पूरे डिटेल एनालिसिस करेंगे, चीज़ों को समझेंगे कि हमें क्वेश्चंस को कैसे एग्जाम में अटेम्प्ट करना है, किस तरीके से पैडा के सवाल करने हैं, किस तरीके से न्यूमेरिकल वाला सवाल है। सभी टाइप के सवाल को आज के क्लास में करने वाले हैं। 2013 प्रीवियस ईयर से वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सीटेट, जो बच्चे सीटेट देंगे 2024 का। और आपको जैसा दिख भी रहा होगा बोर्ड पर, क्या लिखा हुआ है, सीटेट जनवरी 2024 मैथ्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। क्या आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अब ये जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है, हम क्या करेंगे, जैसे आपका एक लेक्चर 1 हो गया, 2 हो गया, 3, 4, इस तरीके से कंप्लीट ईयर का करेंगे 2023 तक। इससे क्या हो जाएगा, आपका कंप्लीट तैयारी हो जाएगा मैथ्स में। तो मैं आपको मैथ्स का कंप्लीट तैयारी करवाऊंगा। अब शुरू करते हैं। देखो, इसमें देखो, इस पेपर के अंदर सभी दे रखा है। सीडीपी हो गया, मैथ्स हो गया, और भी जो सब्जेक्ट होते हैं वो सभी क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं। ये आपका बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है। ये क्या आपका बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है। तो हम लोग इस सवाल को करने वाले हैं। तो आज के क्लास में हम करेंगे मैथ्स की। मैं आपको पूरा मैथ्स का कोर्स करवाऊंगा, वो भी फ्री में, फ्री ऑफ कॉस्ट। अब आपको पता ही है कि मैथ्स का सेक्शन कितने क्वेश्चन आते हैं, मैथ्स में 30 क्वेश्चन आते हैं। ये देखो, यहां से आपका क्या हो गया, मैथ्स। आपको जैसे बोर्ड पर दिख भी रहा होगा, ये क्या है, मैथ्स का सेक्शन है। और इस मैथ्स जो सेक्शन होता है, आपके क्वेश्चन, आपके एग्जाम में 30 क्वेश्चन आते हैं। इसमें क्या होता है, पैडा भी होता है और सवाल वाले भी होता है। आपको दिख रहा होगा दोनों मीडियम में सवाल अवेलेबल है। ये आपका इंग्लिश वालों के लिए इंग्लिश और हिंदी वालों के लिए हिंदी। तो आप जिस लैंग्वेज में ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हो, उस लैंग्वेज में सवाल आप पढ़ सकते हो और सोल्यूशन देख सकते हो। ये दिख रहा हुआ क्वेश्चन सभी को। तो अब यहां से करना है क्वेश्चन स्टार्ट मैथ्स की। तो सवाल नंबर 31, कंप्लीट एनालिसिस करेंगे, डिटेल सॉल्यूशन जानेंगे, क्या क्या वेज है सवाल को सॉल्व करने के, क्या क्या शॉर्ट ट्रिक्स है जिससे आप एग्जाम में जल्दी से जल्दी कर सकते हो। पैडा के भी सवाल आप जल्दी कर सकते हो, सवाल वाले भी जल्दी कर सकते हो। तो आज के क्लास में सीखेंगे। लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 31, किसी वर्ग का परिमाप 24 सेंटीमीटर है और किसी आयत की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। यदि वर्ग और आयत के परिमाप बराबर हो तो आयत का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में कितना होगा। क्या पूछा गया आपसे,
भाई आपको सिंपली पता है क्या दे रखा है, वर्ग। आपको बोला गया जो वर्ग होता है यानी कि जो स्क्वायर होता है, स्क्वायर स्क्वायर का जो पेरीमीटर है ये जो है आपके रेक्टेंगल के पेरीमीटर के बराबर है। ये सवाल में लिखा हुआ है कि जो स्क्वायर का पेरीमीटर है, जो वर्ग का पेरीमीटर है, वो रेक्टेंगल के पेरीमीटर के बराबर दे रखा है। ये तो दे रखा है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब आपको क्या करना है चेक कि अब देखो पेरीमीटर दे रखा है तो आपको पता है स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है, 4a। 4a बराबर रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है, 2l प्लस में b। और इसका l कितना दे रखा है, रेक्टेंगल का लेंथ कितना दे रखा है भाई, 8 सेंटीमीटर। और आपसे एरिया पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, एरिया। क्या पूछा जा रहा है, एरिया आपसे पूछा जा रहा है। आप देखो ध्यान से, किसी वर्ग का पेरीमीटर कितना दे रखा है, 24। यानी जो स्क्वायर होते हैं वर्ग का जो पेरीमीटर दे रखा है 4 है, इसकी वैल्यू किसके बराबर है, 24। यानी वर्ग का जो पेरीमीटर है कितना है, 24 हो गया, बराबर 2। अब देखो ध्यान से, L कितना है भाई, L कितना है, 8 प्लस में b, ये हो गया। अब इसको देखो 24 बराबर में, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। 2 को 8 से मल्टीप्लाई करो, 16, क्या आ गया, 16 प्लस में 2b। अब इसको माइनस करेंगे, 24 माइनस में 16 बराबर 2b। यहां पर कितना जगह, 8 बराबर 2b, यानी b की वैल्यू कितना आ गया, यहां से 4 सेंटीमीटर। कितना आ गया, 4 सेंटीमीटर आ गया है, ठीक है भाई। अब आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है व्हाट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, यानी कि रेक्टेंगल यानी आयत का जो क्षेत्रफल है कितना होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो आप बता दो आयत का ये क्या होता है, एरिया। तो क्या होता है, L इंटू में B। लेंथ कितना है रेक्टेंगल का, 8। ब्रेथ कितना है, 4। 8 इंटू में 4, 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया आपका सवाल वाले सवाल, यानी एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल है ये, और ऐसे सवाल आपके एग्जाम में आ जाते हैं। तो सभी बच्चे को समझ में आया होगा, वेरी गुड। अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल। सभी बच्चे को बोर्ड पर दिख भी रहा होगा। इस सवाल को करना है, ये इस सवाल को करना है। क्या दे रखा है, संख्या क्या दे रखा है, 1 2 3 4 5 में 3 के स्थानीय मान तथा अंकित मान में अंतर बताओ। देखो स्थानीय मान निकालना है, प्लेस वैल्यू। क्या निकालना है, प्लेस वैल्यू। और अंकित मान क्या होता है, फेस वैल्यू। यानी कि प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का अंतर यानी कि डिफरेंस क्या आएगा, ये पूछा गया है। देखो ध्यान से, अगर आपसे पूछा जाएगा स्थानीय मान, तो किसका स्थानीय मान पूछा जा रहा है, 3 का। तो यहाँ पर देखो 3 कहाँ है, यहाँ पर है, तो ये 3 लिख दिया, 3 लिख दिया। 3 के बाद देखो कितनी संख्या है, एक संख्या और एक दो संख्या, तो कितना जीरो आएगा, 2 जीरो आ गया। आगे समझ में। उसके बाद देखो फेस वैल्यू क्या होगा, इस यहाँ पर फेस वैल्यू क्या है, जिसके बारे में पूछा जा रहा है वही आपका क्या होगा, फेस वैल्यू। ये क्या है, 3 क्या होगा यहाँ पर, फेस वैल्यू, तो माइनस में 3। तो ये आपका हो गया स्थानीय मान, ये क्या होगा, फेस वैल्यू। माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 297। क्या आ जाएगा, 297। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल की ओर आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल सिंपली तरीके से समझना है। ये सही बच्चों को सवाल दिख भी रहा होगा, कैसे करना है। देखो क्वेश्चन नंबर ये है, लिखा हुआ है निम्न में से कौन सा सही नहीं है। आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो स्टेटमेंट दे रखा है, जो ऑप्शन स्टेटमेंट के रूप में दे रखा है, कौन सा आपसे पूछा गया है सही नहीं है, यानी कि आपसे रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा जा रहा है। समझेंगे आराम से। देखो क्या लिखा हुआ है, 56.7 किलोग्राम, ये क्या आपका किलोग्राम, बराबर है 5670 ग्राम की। यानी आपको बोल रहा है कि 56.7 केजी क्या 5670 ग्राम के बराबर है या नहीं है। तो आप कैसे करोगे, देखो आपको पता है, इसको भी आप क्या करो, ग्राम में कन्वर्ट कर लो। तो आपको पता है
1 केजी में 1 केजी बराबर कितना होता है 1000 ग्राम। यानी 1 केजी 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होता है 1 केजी में 1000 ग्राम होते हैं। कितना होते हैं भाई 1000 ग्राम होते हैं। तो आप समझेंगे अगर आप लेकिन यहाँ पर कितना है 56 ग्राम है, सॉरी 56 केजी है, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दो 56.7 इंटू में 1000, तो क्या आ जाएगा आपका 56700 ग्राम। तो ये बताओ क्या 5670 ग्राम बराबर में क्या ये दोनों आपस में बराबर है? तो ये बराबर तो नहीं है। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 5670, यहाँ पे लिखा है 56700, ये आपस में बराबर नहीं है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। आपसे क्या पूछा गया है कि कौन सा सही नहीं है, ये तो पूछा गया है, तो आपने बता दिया ऑप्शन ए होगा इसका आंसर। ऑप्शन देखते हैं 2 में क्या है भाई, एक घन के 6 फलक होते हैं, तो ये बिल्कुल स्टेटमेंट क्या आपका राइट है। एक घन के कितने फलक होते हैं 6, ये आपका बिल्कुल राइट है, ये भी सही है। 1 मिलीमीटर बराबर 0.1 सेंटीमीटर। तो आपको पता है कि एक मिलीमीटर में कितना होता है 1/10 सेंटीमीटर होता है, तो ये भी बिल्कुल सही है, ये भी सही है। 0.10 और 0.1 समान है, ये भी बराबर है, तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, तो आपसे नहीं पूछा है कौन सा नहीं होगा, तो ऑप्शन ए। ये आपको समझना था, सिंपल सवाल है, समझ सकते हो आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट और जबरदस्त सवाल है, कैसे करेंगे समझेंगे। देखो क्या लिखा हुआ है, नदी में एक नाव है, नदी में क्या है तो क्या लिखा हुआ है, नदी में एक नाव की चाल कितना है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। भाई एक बोट है, नदी में एक बोट है जिसकी स्पीड कितनी है, देखो ये आपका क्या हो गया बोट 1, इसकी स्पीड कितनी है 20 किलोमीटर पर आवर। यानी नदी में जो एक नाव है जिसकी स्पीड कितनी है 20 किलोमीटर पर आवर। फिर क्या लिखा हुआ है एक दूसरी नाव है, क्या है एक दूसरी नाव, यानी कि एक दूसरी बोट है, एक दूसरी नाव की चाल कितना चाल दे रखा है 23 किलोमीटर पर आवर, 23 किलोमीटर पर आवर प्रति घंटा। ये दोनों नाव एक ही दिशा में 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 एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलती है। 3.5 घंटे पश्चात उनके बीच की दूरी कितनी होगी। कहने का मतलब क्या है, नदी में एक नाव है, ये क्या आपका B1 बोट 1, ठीक है, इसकी स्पीड इतनी है। नदी में एक दूसरी नाव भी है, यानी कि ये क्या आपका B2 यानी बोट 2 है, इसकी स्पीड कितनी है 23 किलोमीटर पर आवर दे रखा है, ये दे रखा है। ये दोनों एक ही दिशा में एक स्थान से दूसरे स्थान पर एक ही समय में चलते हैं। टाइम कितना लग रहा है 3.5 घंटा। तो आपसे पूछा गया है इन दोनों के बीच की दूरी, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन, यानी इन दोनों के बीच की दूरी आपको बताना है। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब करते हैं एक्सप्लेन। देखो अच्छा एक चीज बताओ, दोनों बोट कितने देर तक चलते हैं, तो साफ साफ लिखा है 3.5 घंटा। 3.5 घंटे का मतलब क्या होता है 3.5 घंटे का मतलब क्या होता है 7/2 आवर। तो बोट 1 का डिस्टेंस आप निकाल लो। डिस्टेंस क्या होता है स्पीड इंटू में टाइम, डिस्टेंस क्या होता है स्पीड इंटू में टाइम। एक चीज मुझे बताओ, इस डिस्टेंस निकालना तो स्पीड कितना है पहले बोट का 20, टाइम कितना लग रहा है 7/2, 3.5 घंटे का मतलब 7/2। ये हो गया बोट 1 का। फिर निकालना है बोट 2 का डिस्टेंस क्या होगा, स्पीड कितना है 23 इंटू में 7/2। देखो बोट 1 की स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर दे रखा है, फिर बोट 2 की स्पीड
23 किलोमीटर पर आवर, ये दे रखा है। अब यहां से देखो दोनों को जो है, दोनों कितने देर तक चलते हैं, 3.5 घंटे, 3.5 घंटे, और ये 3.5 घंटे, ये भी 3.5 घंटे। उसके बाद क्या सोचना है, आप डिस्टेंस निकाल लो। क्यों डिस्टेंस क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि आपको पता है इन दोनों के बीच की दूरी आपसे पूछा गया है। तो इसको आप यहां से कट कर लो, यानी कि बोट 1 ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, 70। बोट 2 का करेंगे तो आप पहले इनको क्या कर लो, मल्टीप्लाई। देखो 7 या 21, कैरी कितना बचेगा, 2, 7 दूना 14 और 2 16 बटे में 2, यानी कितना हो जाएगा 8, यानी 80.5 किलोमीटर। आया समझ में, यानी कि बोट 1 से कितनी दूरी, 70 किलोमीटर, बोट 2 से कितना, 80.5 किलोमीटर। आपसे पूछा गया है इन दोनों बीच की दूरी, तो इसके बीच की दूरी है कितनी, इन दोनों का डिफरेंस, अंतर कितना आ जाएगा, 10.5 किलोमीटर। किसमें आंसर आएगा, किलोमीटर, ऑप्शन बी। तो ये आपका बहुत ही बेसिक सवाल तो है ही, लेकिन आपको यहाँ पर ये समझना था कि सबसे पहले आपको ये समझना पता होना चाहिए कि डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू में टाइम। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, यहाँ इसका स्पीड पता है, टाइम पता है, यहाँ से दूरी निकालोगे बोट 1 का। यहाँ पे देखो बोट 2 का स्पीड कितना है, 23 है, टाइम इतना है। यहाँ से आप क्या करोगे, दोनों बोट का अलग अलग दूरी निकालोगे, दोनों का अंतर लोगे, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। बेसिक सवाल है, लेकिन है सही सवाल, एग्जाम ओरिएंटेड बेस्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट सवाल समझेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। आज देखो इस सवाल में क्या दे रखा है देखो बहुत सारा सिंपल है, ये बहुत ही ज्यादा सिंपल सवाल है। कैसे करेंगे समझेंगे। देखो क्या दे रखा है, संख्या संख्या 90707 को किससे डिवाइड करना है, 9 से भाग देने पर शेषफल। शेषफल का मतलब क्या होता है, रिमाइंडर होता है। क्या होता है, रिमाइंडर होता है। यानी कि 9070 को 9 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना आएगा, ये आपसे पूछा गया है। आप लोग इस चीज को समझेंगे कैसे करना है, आइए मैं आपको बताता हूं। देखो ये 9 है, इसको किससे डिवाइड करना है, 90707 से करना है, यही तो डिवाइड करना है। आप देख सकते हो यहाँ पर 9 1 जा 9, 1 आ गया 9। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर जीरो है, सिर्फ यहाँ पर क्या है, जीरो है, तो यहाँ पर भी क्या आ गया, जीरो आ गया, जीरो। अब देखो ध्यान से, अगर आप ये दो संख्या को एक साथ उतारोगे, तो इसके लिए एक जीरो और लग जाएगा। अब ये क्या होगा, 9, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर क्या है 70 है, तो मुझे 70 के आसपास जाना है, तो 9 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 63। आप यहाँ पर क्या करोगे 63, यानी कि 7, फिर क्या बचेगा आपका 7, और यहाँ से क्या उतरेगा 7। अब 9 9 8 जा कितना होता है, 9 8 जा 72 होता है। तो आप बता सकते हो 8 बार में 72, रिमाइंडर कितना बचेगा 5, शेषफल कितना बचेगा 5। 5, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो आप सभी को समझ में आ रहा होगा कि अगर इसको जो है 9 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर यानी कि शेषफल कितना आ रहा है 5, तो आपसे शेषफल ही पूछा जा रहा है। तो आप लोग इस तरीके से कर सकते हो। इस सवाल में बच्चे गलती कहाँ करते, यहाँ पर जीरो लेने में। आपको पता है कि अगर आप दो संख्या डिवाइड करते समय अगर आप दो संख्या एक साथ उतार रहे हो तो एक जीरो आता है यहाँ पर। ये यहाँ पर ये गलती बच्चे कर सकते थे, और इस तरीके से आप इसको सॉल्व करोगे, लास्ट में क्या आएगा 78। नेक्स्ट सवाल देखेंगे आगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। अब ये सवाल है क्या, पहले समझेंगे आराम से, ये सवाल है क्या। देखो ये जो सवाल है एक बेसिक लेवल का क्वेश्चन है, हालांकि ये पता है कैसे बना रखा है, प्रॉफिट लॉस है। ये है तो सवाल सिंपल, लेकिन प्रॉफिट लॉस के अकॉर्डिंग पूछ रखा है, तो ये क्या है, प्रॉफिट लॉस का सवाल है, समझेंगे। देखो क्या लिखा हुआ है, एक ताजा मछली को सुखाने का उसका भार 1/3 रह जाता है। यानी कहने का मतलब क्या है, जो मछली है उसको आप सुखाओगे तो उसका कितना पार्ट रह जाता है, 1/3।
एक ताजा मछली को सुखाने पर उसका भार 1/3 रह जाता है। सुनीता ने 1500 किलो ताजा मछली खरीदा है। सुनीता ने कितना मछली खरीदा है? तो आप बोलोगे 1500। ताजा मछली कितना खरीदा है? 1500। क्या हो गया? 1500। सुनीता 1500 किलो ताजा मछली खरीदती है। 25 रुपए प्रति किलो के भाव से खरीदती है वो। फिर उनको सुखाकर, अब जैसे 1500 उसने मछली खरीदा है, उसको सुखाती है। सुखाने के बाद उसको 80 रुपए प्रति किलोग्राम से के भाव पर बेच देती है। इस प्रकार वह कमाती है। तो वह कितना कमाती है, उसको कितना प्रॉफिट होता है, ये आपसे पूछा गया है सवाल में। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। देखो, सुनीता ने कितना मछली खरीदा है? ताजा कितना मछली खरीदा है? 1500 केजी। अब 1 केजी का दाम कितना है? 25 है। तो आप यहां से क्या निकाल लोगे? सीपी। यानी उसने जो है इस मछली को खरीदने के लिए उसका सीपी क्या आएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। देखो ध्यान से, 25 को आप 15 से मल्टीप्लाई करोगे, 25 को आप 15 से करोगे तो पहले 25 को आप किससे मल्टीप्लाई कर दो? 10 से। 25 को अगर आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? 250। और फिर इधर कितना बचेगा? 5। 5 को 5 है तो 125। कितना आ जाएगा? देखो 25 को आप 5 से करो। देखो आपने कैसे किया है, 25 को आप 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो आप क्या करोगे? 25 को पहले 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 250। फिर यहाँ पर कितना बचेगा? 5। 5 5 है तो 25 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा? 125 प्लस में 125। 5 7 और 3, यानी 25 को 15 से मल्टीप्लाई करने पर 375 आ जाएगा और 2 जीरो ये आ गया। यानी सुनीता ने जो 1500 किलो ताजा मछली खरीदा है, उस ताजा मछली खरीदा है, और 1 किलो जो है ताजा मछली का दाम कितना है? 25 रुपए है। 25 रुपए है। तो सुनीता ने कितना रुपए में वो खरीदा है, यानी सीपी कितना है? ये आपका सीपी आ गया। ठीक है। उसके बाद क्या बोला है? मछली को सुखाने पर। अब इस 1500 मछली को, ताजा मछली को सुखाने पर उसका भार 1/3, कितना भाई? 1/3 कम हो जाता है। तो मछली सुखाने के बाद रह कितना जाता है? तो आप बोलोगे 500। 500 केजी मछली ये है, क्या है ये? कब है? सुखाने पर है। 1500 ताजा मछली खरीदा है, 1500 केजी सुनीता ने ताजा मछली खरीदा है। अब सुखाने के बाद ताजा मछली का 1/3 भाग रह जाता है, यानी 1500 का 1/3 500 केजी सुखाने के बाद रहता है। ये हो गया। अब जो ये सुखाने के बाद सुनीता क्या करती है? इस मछली को बेच देती है। कितने रुपए में? 80 रुपए प्रति केजी। 80 रुपए पर केजी। यहां से एसपी आ जाएगा 8 पंचे 40। देखो ध्यान से, 8 पंचे 40 और 3 जीरो, 1 2 और 3, ये आपका सेलिंग प्राइस है। ठीक है, सेलिंग प्राइस है। कहने का मतलब क्या है कि सुनीता ने 37500 में तो खरीदा है और उसको कितने का बेच दिया? 4000 इसने में बेच दिया। तो आपसे पूछा गया है कि कितने का प्रॉफिट हो गया। तो आप प्रॉफिट कैसे निकालोगे? प्रॉफिट तो आप बताओगे 4000 माइनस में 37500, इसको माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा आपका? 2500। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, प्रॉफिट लॉस के सवाल है, आपको समझ में आया होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपके सामने जो सवाल है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझेंगे इस सवाल को। समझेंगे इस सवाल को। क्या लिखा हुआ है देखो, क्या लिखा हुआ है? निम्न प्रतिरूप को देखिए। अब क्या प्रतिरूप का मतलब क्या है कि ये जो सवाल जिस सीक्वेंस में सॉल्व हो रहे हैं, आगे भी आप इसी सीक्वेंस में सॉल्व करोगे, ये लिखा हुआ है। देखो ध्यान से कैसे होगा। 9 माइनस में 1, 9 माइनस 1, तो आप ब्रैकेट को पहले सॉल्व करते हो। भैया आपका रूल ही होता है अकॉर्डिंग टू बॉडमास रूल,
सबसे पहले आप क्या सॉल्व करते हो, ब्रैकेट को। तो यहाँ पर देखो क्या है, ब्रैकेट है, 9 माइनस में 8, 9 माइनस में 1, 8 हो गया, डिवाइड बाय 8 क्या हो गया, 1 आ गया। फिर 98 माइनस में 2, 96, 96 डिवाइड बाय 8, 12। कहने का मतलब क्या हो रहा है, इन सभी ब्रैकेट को आप सॉल्व करो, उसको 8 से डिवाइड करो, आंसर आ जाएगा। तो इसी तरीके से हमें इसको कंप्लीट आगे करना है। तो इसी सीक्वेंस को फॉलो करते हुए हमें इसका आंसर निकालना है। अब क्या लिखा हुआ है, ध्यान समझेंगे कि 989654 ये दे रखा है, इसमें से -6 करना है। तो सबसे पहले आप माइनस करोगे, फिर डिवाइड बाय 8 करेंगे। तो कैसे करेंगे, 9876, इसमें से आप 6 घटाओ, 987654 में से 6 घटाओगे, तो 6 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 48। कितना आ जाएगा, 48 घटा दिया, डिवाइड बाय 8, ये है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। देखो ध्यान से कैसे, 8 1 जा 8, 8 1 जा 8, तो क्या बचेगा 1, यहां पर कितना है 8, तो क्या होगा 18, 18 आ गया, और 8 2 जा 16, यहां पर आपको क्या आ गया 2 आ गया। अब यहां पर 2 और 7, तो 8 3 जा 24, 3 आ गया, कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। और यहां से क्या बच गया आपका, देखो ध्यान से, 27 24 हो गया, तो क्या बचेगा 3, और यहाँ पे क्या है 6 है, तो क्या आ जाएगा आपका, हाँ क्या आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा। क्या आ गया 4 आ गया। अब देखो 36 है, और यहाँ पर 4 टाइम्स क्या आ जाएगा 32, यानी कि 44, तो क्या आ जाएगा 5, और क्या आ जाएगा 6। यानी कहने का मतलब क्या है, 987648 को 8 से डिवाइड करोगे तो इतने बार ये कटेगा। तो कौन सा ऑप्शन दे रखा है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ऑप्शन बी। तो आपको समझ में आ गया होगा, सिंपल सवाल है, बस एक पैटर्न को सॉल्व करना है। क्या पैटर्न क्या लग रहा है भाई, ब्रैकेट वाले को पहले सॉल्व करोगे, उसको 8 से डिवाइड करोगे, इसी सीक्वेंस में आपको सारे करने हैं, तो लास्ट में आपका ये आंसर आ जाएगा। एग्जाम में आप सिर्फ 1 से 2 को सॉल्व करना, सभी को सॉल्व करने मत बैठना भाई, टाइम आपका खराब होगा। अगला सवाल सॉल्व करेंगे, इंपॉर्टेंट सवाल है बेसिक लेकिन इंपॉर्टेंट है। कैसे करेंगे समझेंगे। देखो क्या लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन है आपका, क्या लिखा हुआ है, एक बोतल में 750 मिलीलीटर जूस भरा जाता है। कितना भाई, 750 मिलीलीटर जूस भरा जाता है, एक में भरा जाता है, और ऐसी 6 बोतलों को एक कार्टून में पैक किया जाता है। यानी एक बोतल के अंदर कितना जूस है, देखो ध्यान से, 750 एक बोतल में है, और ऐसे कितने बोतल है, 6 बोतल है, और इसको एक कार्टून में पैक कर दिया जाता है। फिर आपसे पूछा गया है कि 450 लीटर जूस के लिए कितने कार्टूनों की आवश्यकता होगी। तो आपसे पूछा गया है नंबर ऑफ कार्टून, नंबर ऑफ कार्टून कितना होगा। तो आप देखो ध्यान से, ये मिलीलीटर में है, तो देखो 750 मिलीलीटर जूस भरा जाता है एक बोतल में, तो 6 में इंटू में 6 हो गया। अब आपसे पूछा गया कि 450 लीटर, 450 लीटर मुझे जूस भरना है, तो कितने कार्टून की आवश्यकता होगी। देखो ध्यान से, 450 ये आपका लीटर में है, ये क्या आपका लीटर में है। आपको पता है कि एक लीटर में एक लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है। तो ये आपका लीटर में है, ये मिलीलीटर में है, तो जो आपका लीटर में है, इसको भी किस में कन्वर्ट कर लो, मिली लीटर में कन्वर्ट कर लो, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मिली लीटर में, बटे में 750 इंटू में 6, ये भी आपका मिली लीटर में, ये भी आपका मिली लीटर में। अब आप निकाल सकते हो इसका आंसर तुरंत। देखो कैसे करेंगे, आपको पता है 0 से 0 कट गया, 25 दिया 75,
25 चौके 100, ये कट गया। आप देखो ध्यान से क्या हो जाएगा, ये आपका देखो ये 2 हो गया, ये आपका क्या हो गया 2 हो गया, ये क्या हो गया आपका 3। अब देखो 3 और 3 कितने हो गए 9, और 9 बचे 45, तो 50 इंटू में 2, इसका आंसर क्या होगा 100। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल फॉर सीटेट। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट मिलता रहेगा, पूरी प्रीवियस ईयर्स करवाई जाएगी, ये आपसे वादा है मेरा। मैं आपको कंप्लीट प्रीवियस ईयर्स मैथ्स का पैडा और जो सवाल वाले होते हैं कंप्लीट करवाऊंगा, लेक्चर बाय लेक्चर। जैसे आपका एक लेक्चर हो चुका है वो आपको देखना है, ये सेकंड लेक्चर है, और इसी तरीके से सारे लेक्चर में आपको सॉल्व करवाऊंगा प्रीवियस ईयर। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिए। अगर सेशन आपको अच्छा लगता है तो आप दोस्तों को शेयर भी कर सकते हैं। ये सवाल आपके सामने है। अब देखो ये जो सवाल दे रखा है इसको कैसे करना है, बहुत सिंपल है। क्या लिखा हुआ है, किसी आयताकार बक्से की आंतरिक लंबाई एक बक्सा है जिसकी लेंथ 4, ब्रेथ 3 और हाइट कितना दे रखा है, ये दे रखा है। आपसे पूछा गया है 8664 सेंटीमीटर घनों को पैक करने के लिए ऐसे कितने बक्सों की आवश्यकता होगी। तो क्या पूछा जा रहा है, नंबर ऑफ बॉक्सेस। तो आप नंबर ऑफ बॉक्सेस कैसे निकालोगे, आप लिखोगे नंबर ऑफ बॉक्सेस। ये तो आपका एक बॉक्स का हो गया, ये क्या आपका एक बॉक्स का है, लेकिन टोटल है कितना 8, 6, 6 और 4। तो आप लिखोगे 8, 6, 6, 4 अपॉन में 4 इंटू में 3 इंटू में 2। है समझ में भाई, यानी कि आप ये बोला गया है कि एक आयताकार बक्से की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इस तरीके से दे रखा है, लेकिन 8664 सेंटीमीटर घनों वाले में ये जो है ये कितने आयताकार बक्से आ सकते हैं ये पूछा गया है। तो आप क्या करोगे, टोटल को एक बक्से से डिवाइड कर दोगे, एक बक्से की वैल्यू से डिवाइड कर दोगे तो आपका नंबर ऑफ बॉक्सेस आ जाएगा। ठीक है, करेंगे आप सॉल्व करेंगे इसको सॉल्व करेंगे। अब देखो ध्यान से, ये कितना हो गया 4 तिया 12 और 2 24, तो नीचे में कितना हो गया 24 हो गया। नीचे में क्या हो गया देखो 4, 3 और 2 कितना हो गया 12, 2 24, ये आपका क्या हो गया 24 हो गया। 24, अब इसको डिवाइड कर लो। अब इसको डिवाइड करोगे, हालांकि ये कट रहा है तो इसको काट भी लो, इससे ज्यादा फायदा होगा। 8 से क्या कटेगा देख लेते हैं, कैंसिल कर लो। देखो 8 1 जा 8, ठीक है। अब देखो 8 1 जा 8 तो हो गया, अब दो संख्या उतारेंगे, कितनी संख्या उतारेंगे 2, तो 66 आ जाए, कितना जाएगा 66। तो 8 इंटू में 8 क्या होता है 64, कितना होता है 64। हाँ क्या आ जाएगा 64, यानी आ गया आपका 8, कितना बच गया, कितना बच गया आपका 2, इधर क्या बच गया 4, तो 8 3 जा 24, तो क्या आ जाएगा 3, और यहां पे कितना आ जाएगा आपका, एक मिनट भाई एक मिनट, 8 1 जा 8, ये हो गया। फिर आपका जीरो आएगा ना, जीरो। आप दो संख्या एक साथ उतार रहे हो तो क्या आएगा जीरो आएगा। फिर आपका क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, 8 इंटू 8 64, 2 और 4 3 आ गया बटे में 3। अब इसको डिवाइड करो तो क्या आ जाएगा 3 3 जा 9, यानी ऑप्शन आपका क्या आएगा, इसको डिवाइड करो, इसको कट करो 3 से, क्या आएगा 3 6 1, 3 6 1, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो आप लोगों को समझ में आ रहा है कैसे करना है। तो इसी तरीके से आप हम, अगर आपको सेशन अच्छा लगता है तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट सवाल आपके सामने है, ये सवाल आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 40।
क्या लिखा हुआ है, 1/3 के समतुल्य भिन्न लिखिए, यानी 1/3 के समतुल्य भिन्न लिखना है। ठीक है, कक्षा 4th के विद्यार्थियों से पूछा गया। किससे पूछा गया? कक्षा 4th के विद्यार्थियों से पूछा गया यह सवाल कि यहाँ पर डैश की और संकेत करता है, यानी कि ये बताओ कक्षा 4th के स्टूडेंट से ये पूछा गया कि आप 1/3 के समतुल्य लिखिए, यानी इसका आप रेशियो लिखिए कि आगे आप क्या लिख सकते हो, ये पूछा गया है। इनमें से कौन सा आंसर होगा ये आपसे पता करना है कि इसमें से राइट आंसर क्या होगा। आज देखो आप समझ सकते हो, 1/3, 1/में क्या आपका 3 है। अब देखो ध्यान से, 1/3 समतुल्य का मतलब क्या होता है, यानी 1/3 लिख सकते हो, यहाँ पे क्या होगा 2/, में क्या होगा 2/6। भाई समतुल्य का मतलब क्या है, अगर 1/3 है यानी ये क्या है 1/3, तो 2/6 का मतलब भी क्या होता है 1/3 ही होता है। इसका समतुल्य आप ऐसे लिखोगे। फिर आगे क्या होगा आपका, अब आगे भी आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, यहाँ पर क्या होगा 3, यहाँ पे क्या होगा 9, इस तरीके से लिख सकते हो। 1/3, 2/6, 3/9, 1/3 के समतुल्य क्या हो सकते, 2/6, 3/9। अगर ये क्या होगा 2/6 का मतलब भी क्या होगा 1/3, 1/3 होगा ना। इस 3/9 का मतलब भी क्या होगा 1/3। तो ऐसे आप बहुत सारे आप इसके क्या लिख सकते हो, समतुल्य लिख सकते हो, ये है। अब हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताना है कि इसमें से क्या राइट आंसर होगा। ये कक्षा 4th के विद्यार्थियों से पूछा गया सवाल है, ये किस और संकेत करता है तो समझेंगे। पहला है निम्न स्तरीय मांग कार्य क्योंकि इसमें केवल प्रक्रमणकारी कौशलों की आवश्यकता होती है, यानी आपसे पूछा गया है कि लो लेवल डिमांड टास्क है। भाई एक सिंपल सवाल है, लो लेवल का है। निम्न स्तरीय मांग का मतलब क्या होता है लो लेवल, लो लेवल का टास्क है जिसमें आप क्या करते हो, जिसमें आपका क्या है बहुत ही कम स्किल की जरूरत होती है। क्या ये और ये इसकी और संकेत करता है। दूसरा देखेंगे, निम्न स्तरीय मांग कार्य क्योंकि यह केवल रटने पर आधारित है। भैया आप मैथ में रटने की बात तो कर ही नहीं सकते हो, तो ये सिर्फ रटने की बात नहीं है कि अगर आप कक्षा 4th के स्टूडेंट को सवाल दे रहे हो तो ऐसा नहीं है कि वो रट के आंसर बताएंगे। ठीक है, तो रटने से काम तो नहीं चलेगा, तो ये नहीं होगा। फिर क्या है, उच्च स्तरीय मांग कार्य है, नहीं भाई ये उच्च स्तरीय मांग कार्य नहीं है, ये सिंपल सवाल पूछा गया है। फिर उच्च स्तरीय मांग कार्य क्योंकि संयोजन के बिना प्रक्रिया पर आधारित है। आपसे पूछा गया ये उच्च स्तरीय मांग है, पहली बात ये उच्च स्तरीय मांग तो नहीं है। दूसरी बात क्या है, बिना क्योंकि संयोजन के बिना प्रक्रिया पर आधारित है। क्या ये बिना, क्या लिखा हुआ है कि ये क्या बिना प्रोसीजर पर आधारित है। भाई अगर आप इसको करना है तो कोई ना कोई प्रोसेस अप्लाई करोगे ना, तो ये बिना प्रोसेस पर तो नहीं है, ये भी नहीं हो सकता। क्या होगा, यही आंसर होगा। क्यों, क्योंकि एक तो पहली बात तो ये छोटा सवाल है, सिंपल सवाल है, समतुल्य लिखना है, तो एक तो निम्न स्तरीय का सवाल हो गया, साथ में इसमें क्या होगा कम कौशलों की आवश्यकता भी है, ये आपका फर्स्ट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सभी को दिख रहा होगा स्क्रीन पर। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, प्राय शिक्षार्थी दशमलव संख्याओं की तुलना में त्रुटि करते हैं। अगर मैं स्टूडेंट को डेसिमल वाला सवाल दूंगा तो डेसिमल लगाने में ना गलती करते हैं, एरर करते हैं, यही तो लिखा हुआ है त्रुटि। त्रुटि का मतलब क्या हो गया एरर, यानी क्या करते हैं स्टूडेंट को जो है दशमलव संख्याओं की तुलना करने के लिए बोला जाता है। उनको बोला गया है कि भी आप जो है डेसिमल दशमलव वाले सवाल को क्या करो, आप इनकी कंपैरिजन करो यानी तुलना करो। तो बच्चे इसमें क्या करते गलती करते, उदाहरण के लिए दे रखा है इन्होंने, उदाहरण के लिए 0.050 और 0.5 से बड़ा है, इस त्रुटि का सर्वाधिक संभावित कारण क्या हो सकता है, ये आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो गलती किया है इसमें आंसर क्या आ सकता है। अब देखो ध्यान से, कक्षा में इस प्रकार के सवालों के अभ्यास का अभाव है। जरूरी क्या ये पता क्या बोल रहा है ऑप्शन 1 कि क्या बच्चे को जो है ये डेसिमल लगाने में दिक्कत आ रही है, क्या ये जो है कक्षा में सवाल की प्रैक्टिस नहीं करते, क्या यही कारण हो सकता है। क्या लिखा हुआ है, कक्षा में इस प्रकार के सवाल के अभ्यास का अभाव है।
तो भाई सिर्फ सवाल कक्षा में ऐसा नहीं है कि आपको बहुत सारे सवाल करवाया जाए तभी आएगा, ऐसा नहीं हो सकता है। इसका आंसर ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपको पता है कि इस प्रकार के सवालों के अभ्यास का अभाव है। जरूरी थोड़ी ना है कि क्लास में ये जो है नहीं करवाया होगा। अगर मान लो जैसे कि 20 बच्चे बैठे हुए हैं, अगर मान लो मैं किसी एक से पूछूं कि इसका आंसर क्या होगा, अगर मान लो वो बच्चा नहीं बता पा रहा, इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने क्लास में क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करवाए हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है। अगला है, संख्या रेखा पर दशमलव संख्या के निरूपण के मूत्र अनुभवों का अभाव है। क्या ये डेसिमल उनको इसीलिए नहीं आ रहा बच्चों को क्योंकि आपने जो नंबर लाइन होते हैं आप उनको क्या कर रहे हो, नंबर पर उनको नहीं बता रहे हो, यानी आपने कोई नंबर इस तरीके से नंबर लाइन नहीं लिया है और इस पर आपने डेसिमल वाले सवाल को नहीं करवाया है। तो भाई ये रीजन नहीं है, गलत है। शिक्षार्थियों द्वारा लापरवाही बरतना, क्या शिक्षार्थी जो है लापरवाही बरतते हैं? भाई ऐसा नहीं है। हो सकता है कि उस बच्चे को ना आता हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो पढ़ाई में लापरवाही बरतता हो। तो ये नहीं होगा। अब देखो ये नहीं होगा तो यही होगा, समझेंगे। कर्मिक दशमलव में शून्य की साथ सार्थकता से संबंधित भ्रांतिपूर्ण संकल्पना, यानी कि वो उसको दशमलव यानी शून्य के बाद डेसिमल कैसे लगाना है, कैसे क्या करना है, इसकी जानकारी होनी चाहिए कि कितने। अगर मान लो कि जैसे मैं आपको ऐसे बोलूंगा भाई 1.5 है, अगर इसको 10 से मल्टीप्लाई करना है तो बच्चे को पता होना चाहिए ना कि अगर एक जीरो से मल्टीप्लाई करे तो ये आगे की तरफ शिफ्ट हो जाता है, तो ये 15 बन जाएगा। कहने का मतलब क्या है, डेसिमल का जो यूज किस तरीके से करना है उनको इसका अभाव है। इंग्लिश में देखेंगे मिसकंसेप्शन, उनका जो है जो कंसेप्शन है यानी उसका जो लॉजिक है रिगार्डिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ जीरो इन ऑर्डिनरी डेसिमल, यानी उनकी क्या है जो कंसेप्चुअल चीज है, कंसेप्ट है उनका डेसिमल को लेकर, वो क्या है कंसेप्ट उनका अच्छे से बिल्डअप नहीं हुआ है उस स्टूडेंट का, इसीलिए आपका ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट सवाल की ओर आगे बढ़ेंगे मेरे भाइयों, सुन लो। ये आप लोग समझेंगे इस सवाल को कैसे करना है। क्या लिखा हुआ है समझेंगे, आराम से समझेंगे चीजों को। क्या लिखा हुआ है देखो, एक शिक्षक विद्यार्थियों को दैनिक जीवन में गणित का अनुप्रयोग अनुप्रयोग विषय के साथ साथ गणितीय जनरल पत्रिका तैयार करने के लिए बढ़ावा देता है, यह गतिविधि क्या है? अब देखो क्या लिखा हुआ है कि एक शिक्षक जो है विद्यार्थियों को दैनिक जीवन में मैथ का प्रयोग अनुप्रयोग विषय के साथ साथ यानी गणित का अनुप्रयोग विषय के साथ साथ वो क्या करता है, पत्रिका गणितीय जनरल पत्रिका तैयार करने में भी स्टूडेंट को बढ़ावा देना चाहता है। तो इसका इस पर क्या है, ये इनका ये जो है किस स्टेटमेंट पर बेस है, ये हमें बताना है। अब देखो ऑप्शन 1 को देखते हैं, शिक्षार्थियों की गणितीय संकल्पनाओं की परीक्षा करना। भाई उनको आप बढ़ावा दे रहे हो, इसका मतलब उनका क्या कर रहे हो आप, टेस्ट नहीं ले रहे हो, तो ये नहीं होगा। भाई उनको बढ़ावा दे रहे हो, उनको समझा रहे हो, उसका टेस्ट नहीं ले रहे हो स्टूडेंट का, तो टेस्ट वाला चीजें नहीं होगा। अगला क्या है, अपने ज्ञान और समझ को साझा करने के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध करवाना। क्या जो टीचर को पता है, जो चीज टीचर को पता है अगर वो बच्चे से साझा करना चाहता है, तो क्या आप ये बताओ क्या उसके लिए फायदा होगा या नहीं होगा? इसका मतलब टीचर खुद की प्रैक्टिस कर रहा है, ये भी नहीं होगा। कहने का मतलब क्या है, अपने ज्ञान और समझ को साझा करने के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध करवा रहा है? नहीं भाई, अवसर उपलब्ध नहीं करवा रहा, अपने ज्ञान को प्रदर्शन करने के लिए नहीं। अगला है, गणित की समझ में शिक्षार्थियों की सहायता करना है। गणित की समझ में शिक्षार्थियों की सहायता करना है, वो गणित नहीं वो पत्रिका में सहायता करना चाह रहा है, तो ये तो होगा नहीं, ऑप्शन यही होगा। अब कैसे समझेंगे देखो ध्यान से, गणितीय संकल्पनाओं और उनके अनुप्रयोगों के में संबंध बिठाने और अपने ज्ञान तथा विचारों को साझा करने में शिक्षार्थियों की सहायता करता है। ऐसा समझ में, कहने का मतलब क्या है, स्टूडेंट की जो कंसेप्चुअल है, मैथ के जो कंसेप्ट है, कंसेप्ट वाले सवाल है, उन पर वो काम करवाना चाह रहा है इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, इसीलिए आपका ये हो जाएगा। आराम से समझेंगे बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 43,
क्या लिखा हुआ है समझेंगे। वैन हिले के ज्यामितीय विचार के स्तर के अनुसार 5 स्तर है। अब देखो ध्यान से, देखो वैन हेले एक साइंटिस्ट का नाम है, वैन हेले। इनके अनुसार ज्यामितीय विचार, ज्यामितीय का मतलब क्या होता है, ज्योमेट्रिकल फिगर, यानी उनके हिसाब से ज्यामितीय यानी आपको दिख रहा होगा ज्योमेट्रिकल फिगर है, के स्तर के अनुसार 5 स्तर है। अब कितने स्तर है, 5 स्तर है। कौन कौन से हैं, चाक्षुषीकरण, चाक्षुषीकरण, विश्लेषण, अनौपचारिक निगमन, औपचारिक निगमन और दृढ़ता, रिगर। कक्षा थर्ड के एक बच्चे को छांटने के लिए कुछ बहुभुज दिए गए हैं। अब जो ये आपका वेन हेले हैं, इनके अकॉर्डिंग 5 स्तर है। ज्यामितीय विचार के कितने स्तर है, 5 स्तर है, 5 स्टेप है। कौन कौन से, चाक्षुषीकरण, विश्लेषण, अनौपचारिक निगमन और औपचारिक निगमन और क्या है, रिगर। इसको क्या बोलते हैं, रिगर। कक्षा थर्ड के एक बच्चे को छांटने के लिए कुछ बहुभुज दिए जाते, कुछ फिगर दिए जाते हैं। आपसे पूछा गया है वह भुजाओं की संख्या के आधार पर, वो यानी कि साइड्स, यानी इस साइड्स के आधार पर, भुजाओं की संख्याओं के आधार पर बहुभुजों को वर्गीकृत करता है। जैसे क्लास थर्ड के बच्चा है, स्टूडेंट है, उसको क्या बोला गया है कि भाई आपके सामने ये फिगर है, अब इसमें से बहुभुजों की जो है छांटना है, तो कैसे छांटेगा ये आपसे पूछा गया है। वह बहुभुजों की संख्याओं के आधार पर बहुभुजों को वर्गीकृत करता है। यह बच्चा वेन हेले के ज्यामितीय विचार के स्तर, कौन से स्तर पर काम कर रहा है। अब इस बच्चे को बोला गया है भाई आप जो है इसमें से है भुजाओं के बेस पर आप चित्र को, यानी कि जो ये फिगर है, ज्यामितीय फिगर है, इसको छांटो। तो बच्चे ने क्या किया है, अब इसमें से कौन सा आंसर होगा, तो देखो ध्यान से, चक्षुषीकरण का मतलब क्या होता है, विजुअल, विजुअलाइजेशन, यानी किसी चीज को विजुअल करना, किसी चीज को विजुअल करना। विश्लेषण का मतलब क्या होता है, एनालिसिस। अनौपचारिक निगमन का मतलब क्या होता है, इनफॉर्मल डिडक्शन। और औपचारिक निगमन का मतलब क्या होता है, फॉर्मल डिडक्शन। कहने का मतलब क्या है कि अच्छा एक क्या होता है, बच्चा क्या करेगा, फिगर को उठाएगा, उसमें से फिगर को छांटेगा, किस बेस पर, किस बेस पर छांटेगा, साइड्स, यानी कि जो ज्योमेट्रिकल फिगर है उसको साइड्स के बेस पर स्टूडेंट जो है छांटता है। तो किसकी ओर इशारा करता है, किसकी ओर, तो आप बोलोगे क्या एनालिसिस होगा, नहीं भाई एनालिसिस नहीं कर रहा है, वो छांटना है। तो क्या कर रहा है, आंसर क्या होगा, विजुअल, विजुअलाइजेशन, यानी वो चीज को देख रहा है, विजुअल कर रहा है, अंतर बिठा रहा है कि भाई साइड कौन कौन से साइड वाले हैं, कौन कौन से किस तरीके से है। तो किसी चीज को विजुअलाइजेशन कर रहा है, विजुअल कर रहा है, इसीलिए आपका ये होगा, ना तो ये ना तो ये। नेक्स्ट सवाल पढ़ेंगे, आराम से समझेंगे इस चीज को कैसे करना है। अब समझेंगे इस चीज को, इस क्वेश्चन को समझना है। क्या लिखा हुआ है, एक बच्चा संख्याओं, संक्रियाओं और संकेतों घड़ी के दो कांटों, विभिन्न सिक्कों आदि में अंतर करने में कठिनाई प्रदर्शित करता है। इसका निहितार्थ है कि जो विशिष्ट बाधाएं और उसके सीखने को प्रभावित कर रही है वे है। कहने का मतलब क्या है कि जो एक बच्चा है वो संख्याओं, संक्रियाओं और संकेतों घड़ी के दो कांटों को, यानी कि आप क्या बोल, यानी कि जो क्लॉक के क्या है, दो कांटों का मतलब पता क्या होता है, टू हैंड क्लॉक। क्या होता है, टू हैंड क्लॉक। इसका मतलब ये होता है, तो यानी वो क्या कर रहा है, डिफरेंट डिफरेंट कॉइन्स का भी इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन फिर भी वो जो है उस चीज को जो है, जो क्लॉक के जो हैंड्स है उसको उसको क्या कर रहा है, सही से नहीं समझ पा रहा है। क्यों नहीं समझ पा रहा, इसके पीछे आपको रीजन देना है किस वजह से। तो देखो ध्यान से, कमजोर शाब्दिक, चाक्षुष, श्रव्य और कार्यकारी क्या है, स्मृति है। उसकी जो है पुअर वर्बल, देखो शाब्दिक का मतलब क्या होता है, यानी वर्बल, यानी उसकी पुअर वर्बल है। साथ में चाक्षुष का मतलब क्या होता है, विजुअल कमजोर है, ऑडिटरी है, वर्किंग मेमोरी है।
कहने का मतलब क्या है, उस बच्चे का क्या, जो ये बच्चा जो है उस जो घड़ी के जो क्लॉक है उसके हैंड्स को नहीं समझ पा रहा। देखो क्या है, टू क्लॉक्स हैंड्स, यानी कि जो क्लॉक के हैंड है उसके सिंबल को आप वो समझ में वो नहीं समझ पा रहा है। क्यों नहीं समझ पा रहा है? तो क्या वो बच्चा कमजोर है? उसकी जो वर्बल वर्बल क्या है, शाब्दिक का मतलब क्या होता है, वर्बल खराब है, वो विजुअल नहीं कर पा रहा। श्रव्य का मतलब वो सुन नहीं पा रहा, या कार्यकारी स्मृति है, वर्किंग मेमोरी क्या है, कमजोर है। भाई जरूरी नहीं है कि वो बच्चा जो है इस चीज को नहीं समझ पा रहा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सुन नहीं सकता। श्रव्य सुन नहीं सकता है, या उसका वर्बल कमजोर है। भाई वर्बल कमजोर कैसे हो सकता है? अगर एक ही चीज बताओ, जब सिर्फ वो इसका अंतर मतलब वो चीज को समझ नहीं पा रहा, इसका मतलब ये नहीं है कि उसका वर्बली चीजें कमजोर होगी। श्रव्य जरूरी नहीं है कि कमजोर होगी, सुनने की आदत होगी भाई, जरूरी नहीं है कि कमजोर होगी, ये तो हो नहीं सकता। दूसरा दूसरा क्या है, कमजोर चाक्षुष प्रक्रमण योग्यता, जैसे चाक्षुष चाक्षुष विभेदीकरण, स्थानिक संगठन और चाक्षुष सम समन्वय समन्वय नहीं कर पा रहा है। कहने का मतलब क्या है, पुअर विजुअल प्रोसेसिंग है उसकी, एबिलिटी है, जैसे कि विजुअल डिस्क्रिमिनेशन, स्पेशियल ऑर्गेनाइजेशन एंड विजुअल कोऑर्डिनेशन। कहने का मतलब क्या है, वो कमजोर क्या है, उसकी विजुअल पावर कमजोर है, साथ में वो क्या कर पा रहा है, जो उसकी जो विजुअल है, यानी कि वो चीज को जो देख रहा है क्लॉक के जो हैंड है उसमें, उस चीज जो क्लॉक के हैंड है उसको वो अच्छे से विजुअल नहीं कर पा रहा है। तो ऑप्शन क्या होगा, ये होगा। साथ में कमजोर भाषा परिक्रमण, भाई भाषा की तो बात ही नहीं हो सकती है, श्रव्य की तो बात ही नहीं हो सकती है। भाई जो बच्चा जो है क्लॉक को देखकर उसका हैंड्स को नहीं बता पा रहा है, उसका मतलब ये नहीं है कि वो सुन नहीं सकता, कमजोर उसकी श्रव्य का मतलब ऑडिटरी सिस्टम उसका ठीक नहीं है, ऐसा नहीं है। फिर अगला है कमजोर गति कौशल, पढ़ना और लिखना क्या है, कौशल। तो यहाँ पर भाई ये क्या आपका ऐसा नहीं है कि अगर वो सिर्फ क्या कर पा रहा है, अंतर नहीं बता पा रहा है क्लॉक के दोनों हैंड्स में, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बच्चा लिखना नहीं जानता हो, उसका कौशल विकास ना हुआ हो, ऐसा नहीं है, तो ये नहीं होगा। नेक्स्ट सवाल समझेंगे बहुत ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से समझेंगे मेरे भाई, समझेंगे आप लोग। और यकीन मानो, अगर आप सारे के सारे सीटेट के प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन कर लोगे ना भाई, एग्जाम में रत्ती भर आपको दिक्कत नहीं आने वाली है, इस बात की गारंटी है। क्या लिखा हुआ है, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 अधिगम के रचनावादी उपागम पर बल देती है, क्योंकि वह डैश पर केंद्रित है। तो आपको बताना है कि राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 के अकॉर्डिंग जो है अधिगम के रचनावादी उपागम पर बल देती है, क्योंकि किस पर बल देती है ये आपको बताना है, करना है। देखो, परिभाषाओं और सूत्रों को याद करने के लिए, भाई एक चीज बताओ, किसी चीज की आप रचना कर रहे हो, उस चीज को समझना चाहते हो, तो सूत्रों को याद करने की बात नहीं की जा रही है, ये नहीं होगा। नियमित गृह गृह कार्य जमा करना, अब ये आपको बोला गया है कि अगर आप जो है अधिगम के रचनावादी उपागम पर बल देते हैं, क्योंकि वह, इसका मतलब ये नहीं है कि आप नियमित रूप से क्या कर रहे हो, गृह कार्य होमवर्क कर रहे हो, तो भी इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है रचनावादी उपागम पर बल दे रहे हो, तो ये भी नहीं होगा। अगला क्या है, हाँ, गतिविधियों में शामिल करते हुए शिक्षार्थियों की सक्रिय भागीदारी भागीदारिता। कहने का मतलब क्या है, एक जो है बच्चा है, एक स्टूडेंट है, उसका उसका माइंड का डेवलपमेंट या रचनावादी वो तभी बन सकता है जब उसका क्या हो, वो क्या हो, अलग अलग जो शिक्षार्थी हैं वो अलग अलग एक्टिविटी में शामिल हो और उसको क्या करो, फॉलो करे। तो गतिविधियों में शामिल होना, करते हुए शिक्षार्थियों की सक्रिय भागीदारिता, एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ लर्नर थ्रू इंगेजिंग एक्टिविटी। यानी आपको बोला गया है कि जो बच्चे हैं उनको अलग अलग एक्टिविटी में क्या करना है, इंगेज करके रखना है, तब जाके उसकी रचनात्मक उपागम पर आप बल दे रहे हो, तब वो बच्चा ज्यादा से ज्यादा चीजों को समझ पा रहा है, क्योंकि आप एक्टिविटी पर बल दे रहे हो। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, शिक्षक द्वारा प्रभावी व्याख्यान और अनुदेशन।
सिर्फ शिक्षक प्रभावी बना रहा है उससे मतलब नहीं है। जब तक बच्चे से आप एक्टिविटी नहीं करवाओगे, वो उनको एंगेज नहीं रखोगे उस एक्टिविटी में, तब तक बच्चा जो है अच्छे चीजों को समझ नहीं सकता है, और तब तक वो जो है उसकी रचनावादी थॉट्स जब तक डेवलप नहीं हो सकता है। इसीलिए नेक्स्ट सवाल समझेंगे जी। अब देखो क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित बिंदुओं का प्रयोग करते हुए 15 को प्रदर्शित करने वाले संयोजित अरे रेखा क्या है। हमें बताना है इन सभी 15 को किस तरीके से अरेंज करना है ताकि ये 15 में अरेंज हो जाए। कैसे करेंगे समझेंगे। 15 अथवा अन्य किसी संख्या को प्रदर्शित करने के उपयुक्त तरीकों को डैश की संकल्पना पढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अब हमें बच्चों को 15 अथवा किसी संख्या को, यानी किसी संख्या 15 है, 15 है, अगर आप इसको सर्कल से रिप्रेजेंट कर रहे हो, आपने स्क्वायर बना रखा है 15, तो इनको आप कैसे बताओगे बच्चों को, ये समझना है। इसमें कैसे इस्तेमाल किया गया है, 15 सर्कल का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, अब आपसे पूछा गया है पढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है 15 अथवा अन्य किसी संख्या को प्रदर्शित करने के उपयुक्त तरीकों को डैश की संकल्पना पढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी जो 15 है, तो आप इस तरीके से जो 15 आपने सर्कल खींचा है, तो बच्चे को बताना है, तो आप कैसे बताओगे, किस सीक्वेंस में बताओगे ताकि उनको ज्यादा से ज्यादा चीजें समझ में आ जाए। तो पहला क्षेत्रफल और संयोजी प्रकृति। क्या आप जब सर्कल से बता रहे हो कि भाई इस तरीके से 15 ऐसे अरेंज है, तो क्या आप उनको एरिया के बारे में बताओगे, फॉर्मूला बताओगे? नहीं। तो हम एरिया और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के बारे में नहीं बताएंगे, इससे हमें सॉल्व नहीं करना है। अगला है गुणन। गुणन की संचयी प्रकृति अभाज्य और संयुक्त संख्या की पहचान आयत का क्षेत्रफल। कहने का मतलब क्या है कि आप जो है किसी चीज की अभाज्य है, अभाज्य संख्या है, उससे आयत का आप क्षेत्रफल निकालने के लिए फाइंड करोगे? नहीं, हमें यहाँ पर क्षेत्रफल वगैरह की बात नहीं करनी है। अगला है दो संख्याओं के उत्पाद के रूप में एक संख्या को प्रदर्शित करना है। गुणन की संचयी प्रकृति, गुणक, अस्मिता, अभाज्य और संयुक्त संख्या की पहचान, मात्रात्मक इकाई का प्रयोग करते हुए आयतन का क्षेत्रफल। यानी ये बोला गया है कि हमें किसी भी दो संख्या का इस्तेमाल करके उनका गुना करके इस तरीके से आप आंसर निकाल लोगे, नहीं, इससे भी नहीं होगा। अगला देखते हैं, दो संख्याओं के उत्पाद के रूप में एक संख्या का प्रदर्शन, गुणा की संचयी प्रकृति, गुणन, असीमता, अभाज्य और संयुक्त संख्याओं की पहचान। यानी आपको बताना है कि जो है दो संख्याओं के उत्पाद के रूप में लिखना है। पहली बात, यानी इस तरीके से आप लिख नहीं सकते, ये तो एक ही लाइन में लिखा हुआ है, एक ऐसी लाइन में लिखा हुआ है, या तो ऐसे या तो ऐसे लिखना है। यानी आप दो जो 15 है एक ही लाइन में लिखोगे या ऐसे लिखोगे, इससे बेटर क्या है आपका, या तो आप ऐसे लिख दो या तो आप ऐसे लिख दो। यानी आप किस तरीके से दो संख्याओं के उत्पाद के रूप में, यानी दो संख्याओं के उत्पाद के रूप में आप अलग अलग दो ब्लॉक बना दोगे। इसमें संख्या प्रदर्शन करना है, गुणज की संचयी प्रकृति बतानी है, गुणन अस्मिता बतानी है, अभाज्य और संयुक्त संख्याओं की पहचान। ये हो गया ऑप्शन डी। क्यों? क्योंकि हमें इस तरीके से और इस तरीके से हम नहीं समझ सकते हैं, ऐसे समझना ज्यादा आसान होगा। नेक्स्ट सवाल समझेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा मुक्त अंत वाला प्रश्न है, मुक्त अंत वाला प्रश्न है। देखो ध्यान से, राइट द नंबर 25, 71, 19, 9, 8, 17, 85 इन असेंडिंग ऑर्डर। इनको किस में लिखना है,
यानी ओपन एंडेड लिख रहे हैं, तो इनको क्या लिखना है, किस में लिखना है, असेंडिंग ऑर्डर में। तो क्या ये देखो क्या लिखा हुआ है, आरोही क्रम में लिखिए। ठीक है भाई। तो कहने का मतलब क्या है कि जो है मुक्त वाला यानी ओपन एंडेड बताना है। क्या ये आपका असेंडिंग ऑर्डर में आप लिख दोगे तो क्या ये ओपन एंडेड होगा, ये तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा। अगला है, इनमें से कौन सा बड़ा, यानी इनमें से कौन सा ज्यादा वैल्यू दे रखा है, इन दोनों में से क्या इससे आप मुक्त वाला पर्सन ज्ञात कर सकते हो, तो इससे भी आपका क्या होगा, नहीं होगा। अब है 2.7 से बड़ी कोई चार संख्या लिखना, यानी मुक्त अंकों वाला मतलब पता क्या होता है, इससे तो आपका फिक्स वैल्यू आएगा, इससे भी फिक्स वैल्यू आएगा। मुक्त अंकों वाला पर्सन का मतलब क्या है, जैसे मैं आपको बोलूंगा 2 4 और इसके आगे आप लिखो, तो आप क्या लिखोगे, 2 4 6 8 10, यानी सभी में गैप कितने का आ रहा है, 2 2 का आ रहा है। यानी आप मुक्त रूप से स्वतंत्र हो उस सीरीज को आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन इसमें क्या है, इनमें से आप कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो आप मुक्त मुक्त अंक वाला पर्सन तो आप बता ही नहीं सकते हो। तो मुक्त अंक का मतलब पता क्या होता है, कि अगर आपको एक पता हो, दूसरी चीज आप अपने आप से लिख लो, यानी आप अपने माइंड से भी लिख सकते हो, इसी को क्या बोलते हैं, मुक्त अंक। तो 2.7 है जैसे, तो आप इससे कोई चार संख्या लिख दो बड़ी, इससे बड़ी होनी चाहिए, तो आप क्या लिख सकते हो, 2.9 लिख सकते हो, 3 लिख सकते हो, इसके आगे ऐसे लिख सकते हो। यानी आप स्वतंत्र हो इससे ज्यादा नंबर के लिखने के लिए। 2.7 से ज्यादा ये नहीं। मुक्त मुक्त देखो, या मुक्त अंत वाला पर्सन, मुक्त अंत वाला, मुक्त अंत, अंक नहीं होगा, अंक होगा, ठीक है। तो मुक्त अंत वाला पर्सन का मतलब क्या है, कि अगर मैं आपको दो वैल्यू बता दूं तो उसके आगे वैल्यू आप खुद से लिख सको, उसको बोलते हैं मुक्त अंक। तो इसमें क्या है, 2.9 है, 2.7 है, 2.9, 3.1, 3.5, तो ऐसे आप स्वतंत्र हो इसके आगे चार इनसे बड़ी वैल्यू लिखने के लिए। आपको आया होगा समझ में। नेक्स्ट सवाल करेंगे। देखो, कक्षा थर्ड के विद्यार्थियों का सरल आकृतियों, उसके लंबों और किनारों से परिचय कराने के लिए सबसे उत्तम उपकरण क्या है। मतलब देखो, सेकंड क्लास के बच्चे हैं, अब उनको जो है इसके बारे में, फिगर के बारे में बताना है कि भाई ये स्क्वायर है, ये कैसे बना है, ये ट्रायंगल है, ये रेक्टेंगल है, ठीक है। उनको सर्कल के बारे में बताएंगे। कहने का मतलब क्या है, तो हमें इसमें से कौन सा तरीका है, यानी हमें जो है स्टूडेंट की जो है आकृतियों, यानी कि जो है फिगर के शेप को बताना है, और क्या बताना है, उसकी लंबाई कितनी है, किनारों से परिचय करवाना है, तो कैसे करवाएंगे। तो इनमें से कौन सा मेथड है, क्या लिखा हुआ है, क्या हम क्यूब से बताएंगे, नहीं क्यूब से तो नहीं बताएंगे। ब्लैक बोर्ड से बताएंगे, क्या ब्लैक बोर्ड से बताएंगे, नहीं भाई, ब्लैक बोर्ड पर सरफेस बनाकर उनको नहीं बता पाएंगे, क्योंकि वो छोटे बच्चे हैं इसलिए। अगला है नेट्स ऑफ 3D, 3D सॉलिड्स का इस्तेमाल करेंगे, नहीं भाई, जियो बोर्ड का इस्तेमाल करेंगे। जियो बोर्ड में क्या होता है कि आप जो है अलग अलग शेप ऐसे बना सकते हो, ऐसे बना सकते हो, ऐसे बना सकते हो, और इस टाइप के आप शेप बच्चों को बना के दिखा सकते हो। ये कहाँ पॉसिबल है, जियो बोर्ड में। तो जियो बोर्ड में क्या होता है, आप जो है सेकंड क्लास के बच्चों को आकृतियों बताने के साथ साथ उसको लंबाई भी बता सकते हो, कैसे, इन छोटे छोटे से इन शेपों का इस्तेमाल करके। लेकिन अगर मान लो ये चीज आप क्यूब के फॉर्म में बता रहे हो, मान लो क्यूब वाला फिगर ले रहे हो, उसमें लेंथ इतना है, ब्रेथ इतना, हाइट इतना है, तो ये उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो ये सब चीजें नहीं होगा, बेस्ट क्या आपका जियो बोर्ड ही होता है। नेक्स्ट सवाल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 49, क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित कक्षा फिफ्थ की पाठ्य पुस्तक में से एक सवाल है। क्या है, एक सवाल है। क्या लिखा हुआ है, यहाँ चार खंबे हैं, कितने खंबे हैं, चार खंबे, एक खंबा, दो खंबा, तीन खंबा और चार खंबे हैं, जिनका क्रमशः 105 सेंटीमीटर, फिर क्या भाई 215 है, फिर कितना है 150 है, फिर कितना है 200
35 ये दे रखा है। यदि यदि उन्हें समान लंबाई के टुकड़ों में काटना है तो प्रत्येक टुकड़े की अधिकतम लंबाई कितना होगा। ठीक है, तो ये सवाल पूछा गया आपसे कि क्या करना है। अब देखो ध्यान से, इन सभी को क्या करना है, एक बराबर टुकड़ों में काटना है, एक वैल्यू में काटना है ताकि इनकी वैल्यू बराबर आ जाए, इक्वल आ जाए। तो कैसे करेंगे, यह सवाल डैश के लिए पूछा गया है। गुणक और गुणज के ज्ञान की परीक्षा होनी चाहिए। अगर इन सभी को, अगर मान लो एक सेम साइज का काटना है तो क्या बताओ, इन सभी नंबर का आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या गुणज का वो होना चाहिए, तो गुणज के लिए जरूरत नहीं है। एचसीएफ ज्ञात करने के कौशल की ज्ञान जांच होनी चाहिए, एचसीएफ से होनी चाहिए। एचसीएफ ज्ञात करने की कौशल की जांच क्या सिर्फ एचसीएफ से, नहीं भाई। अगला है, सीखी गई संकल्पनाओं का प्रयोग करते हुए समस्या समाधान कौशल को बढ़ाना है। आप जो चीज समझे हो किस तरीके से करना है और आपका संकल्पना क्या है उसका समाधान करके इसको बढ़ाना है, ये होगा। एचसीएफ तथा एलसीएम पर आधारित शब्द समस्याओं का अभ्यास करना है, ऐसा जरूरी नहीं है। अगला समझेंगे क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित, अगला समझेंगे, निम्नलिखित कक्षा थर्ड की पाठ्य पुस्तक में से एक समस्या है। निम्नलिखित पाठ्य पुस्तक की एक कक्षा में एक समस्या ये है। निम्नलिखित समस्या को हल करने के लिए कौन सी गणितीय संक्रिया का प्रयोग किया जाना चाहिए, यह पूछा गया है। देखो ध्यान से, एक दूध वाला 10 10 दिन में 1440 लीटर दूध बेचता है, यानी कि एक दूध वाला है 10 दिन में 1440 लीटर दूध बेचता है। वह एक दिन में कितने लीटर दूध बेचता है, तो एक दिन का आप निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 1410 अपन में 10 कट गया। 141 लीटर दूध एक दिन में बेच देता है। उपयुक्त सवाल में ब्लूम के संज्ञानात्मक क्षेत्र की किस दक्षता की ओर संकेत कर रहा है। तो देखो ध्यान से, जैसे क्या है, एक दूध वाला है, एक क्या है, दूध वाला है। अब 10 दिन में 1410 लीटर बेच दे रहा है, तो एक दिन में कितना बेचेगा, 141 लीटर बेचेगा। तो आपको पूछा गया है कि ये बताओ, उसको ये इसका हल निकालना है, उसको दूध वाले को हल निकालना है कि भाई अगर मैं 10 दिन में अगर 1410 लीटर दूध बेच रहा हूं तो मैं एक दिन में कितना लीटर बेचूंगा। क्या ये दूध वाला का किस पर निर्भर करता है, ज्ञान पर, क्या सिर्फ ज्ञान से ही हो जाएगा। बोधन, क्या नॉलेज पर डिपेंड कर रहा है। दूसरा, कंप्रीहेंशन, बोधन का मतलब क्या होता है, कंप्रीहेंशन। एनालिसिस और सिंथेसिस, तो देखो सिंथेसिस की तो बात ही नहीं करेंगे, कंप्रीहेंशन की बात नहीं करेंगे, बोधन जरूरी नहीं है। अब देखो दो ऑप्शन बचते हैं, क्या उसके अंदर ज्ञान होनी चाहिए, दूसरा क्या है, तो आप बोलोगे विश्लेषण इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उस सवाल को उसने क्या किया, विश्लेषण किया। विश्लेषण का मतलब उसको आंसर, उसने आंसर लाया है कि हाँ भाई 10 दिन में इतना है तो एक दिन में कितना होगा, तो उसने क्या किया, विश्लेषण किया है। इसको क्या बोलेंगे, विश्लेषण इसका राइट आंसर होगा। ये सवाल आपके सामने है, सारे बच्चे करेंगे। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखा हुआ है, राशिद कक्षा फिफ्थ में पढ़ता है, कक्षा फिफ्थ में पढ़ता है राशिद। वह विभिन्न प्रकार के त्रिभुजों को विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत करता है, ठीक है। लेकिन त्रिभुज में तीन कोणों का योग 180 होता है के अमूत्र प्रमाण को समझने में उसे कठिनाई होती है। पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार राशिद की चरण बताना है, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, मूत्र संक्रियात्मक अवस्था, दूसरा औपचारिक
संक्रियात्मक अवस्था, संवेदी गतिक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। अब ये बताओ कि ये किसको दर्शाता है, ये किसको दर्शाता है। तो यानी कि आपको पता है कि कोई भी अलग अलग ट्रायंगल आप करोगे तो इसका एंगल कितने का होता है, 180 डिग्री का होता है। तो आप बोलोगे कि वो अमूत्र प्रमाण को समझने में उसे कठिनाई होती है, तो किसको बता रहा है, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज को बता रहा है। ऑप्शन ये होगा, ये सब नहीं होगा। अमूत्र वाले के लिए आप मूत्र संक्रियात्मक अवस्था को अपनाते हो। अगला सवाल करेंगे 52। क्या लिखा हुआ है, अब देखो इस सवाल को कैसे समझना है। जब मैं आपको टाइम देता हूं पढ़ने के लिए तो आप एक बार पढ़ा करो, रीड किया करो, रीड करना जरूरी है। ठीक है, आप लोग एक बार रीड करेंगे इस सवाल को। देखो, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बच्चे की गणितीकरण की क्षमताओं का विकास करना है। ठीक है, यानी 2005 के अनुसार गणित का मतलब क्या है, गणित के अनुसार क्या है, क्या बोला गया था 2005 वाले में, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 के अनुसार कि गणित को शिक्षा का मतलब पता क्या होता है कि बच्चों का ना गणितीकरण करना है। गणितीकरण का मतलब पता क्या होता है, बच्चों के अंदर एक जो है वो गणित को कैसे सॉल्व कर सकते, कैसे समझ सकते हैं, ये हमें उनके अंदर गणितीकरण को डेवलप करना है बच्चों में, ये चीज पूछा गया है। अब देखो यहाँ से, यहाँ गणितीकरण बच्चे की डैश क्षमताओं का विकास करने की ओर संकेत करता है। क्या हो गया, देखो ध्यान से, वर्गमूल और घनमूल निकालने सहित सभी संक्रियाओं के प्रभावी निष्पादन की। तो क्या सिर्फ वर्गमूल और ये चीज के बारे में बताओगे तो उसका गणितीकरण हो जाएगा, नहीं भाई। स्वतंत्र रूप से ज्यामितीय प्रेमियों का निरूपण और उनका सत्यापन करने की। ठीक है, to formulate theorems of geometry and their proofs independently। कहने का मतलब क्या है कि आप सिर्फ क्या करोगे, बच्चे को जो है थ्योरम्स के बारे में बताओगे, ठीक है, उसकी ज्योमेट्री के बारे में, मतलब कि जो ज्योमेट्री के अंदर थ्योरम्स होते हैं उसको बताओगे, उनका प्रूफ बताओगे। क्या उससे बच्चे के अंदर गणितीकरण हो सकता है, तो भाई सिर्फ इससे भी नहीं होता, आगे समझेंगे। शब्द समस्याओं को क्या है, शब्द समस्याओं को रेखीय समीकरण में अनुदित करना। यानी आप क्या करोगे, जो वैल्यू दे रखा है उनको आप जो है एक इक्वेशन के रूप में लिखकर उनको बताओगे, इससे भी नहीं होगा। अगला देखो, पूर्व धारणाओं को उनके तार्किक निष्कर्षण का, यानी बच्चों के अंदर आप लॉजिक कैसे लगाते हैं, मैथ में कैसे चीजों को समझते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो पूर्व धारणाओं को उनके तार्किक निष्कर्षण का अनुशीलन करने और अमूर्तन का संचालन करने के लिए गणितीय रूप से चिंतन और तर्क को समझने के लिए बच्चों के अंदर साधनों का विकास करना। यानी बच्चों के अंदर तार्किक चिंतन, इन सभी पर बल देना चाहिए, तभी बच्चों का गणितीकरण हो सकता है। बच्चे जो है मैथ के अंदर लॉजिकल चीजों को समझना है, उसकी थिंकिंग आनी चाहिए मैथ की इस तरीके से। तो यही आपका राइट आंसर होगा। आज आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 53। क्या दे रखा है इस सवाल में, एक अच्छी पाठ्य पुस्तक की विशेषताएं, एक अच्छी पाठ्य पुस्तक की विशेषताएं क्या होती है। अगर आप कोई भी पाठ्य पुस्तक है तो उसके अंदर क्या क्या क्वालिटी, क्या क्या गुण होने चाहिए, ये हमें समझना है, क्या क्या गुण होना चाहिए। तो क्या लिखा हुआ है, उनमें कठोर अभ्यास देने के लिए बहुत सारे अभ्यास हो। यानी उस बुक के अंदर बहुत सारे अभ्यास करने के लिए डिफिकल्ट लेवल के भी सवाल होने चाहिए। अगला है भी, स्थितियों के माध्यम से सभी संकल्पनाओं का परिचय दिया जा सकता है। यानी स्थितियों के माध्यम से, यानी हमें हर एक चीज के जो कंसेप्ट है उसको इंट्रोड्यूस करना चाहिए बुक में, इससे हो सकता है। अगला, केवल हल किए गए अभ्यास की ही शामिल करना चाहिए। आप मुझे बताओ कि बुक के अंदर केवल हल करने वाले सवाल होंगे तो आप देख कर लोगे, हो सकता है, तो खुद से आप क्या करोगे,
तो केवल हल करने वाले अगर केवल हल किए हुए क्वेश्चन अगर आप बुक में दे रहे हो तो ये भी ऐसा नहीं है कि फिर ये बुक के लिए बहुत ही अच्छी बात है। हाँ, हल भी होने चाहिए और भी चीजें होनी चाहिए। तो केवल हल दिए हुए पर्सन अगर बुक में है तो ये आपका क्या होगा, पाठ्य पुस्तक की ये बहुत ज्यादा विशेषता नहीं है। केवल वर्ड वैसे भी आपके लिए केवल वर्ड देखते आप इसका आंसर कट कर सकते हो। अगला है, उन्हें मोटी और भारी होना आवश्यक है। भाई आप जो बुक बना रहे हो, पाठ्य पुस्तक बना रहे हो, क्या सिर्फ वो भारी होने से क्या बच्चों का बहुत ज्यादा ज्ञान मिल जाएगा? नहीं। तो इसके लिए आंसर क्या होगा, उनमें कठोर अभ्यास होने चाहिए तथा अभ्यास करने के लिए बहुत सारे पर्सन होने चाहिए। एक तो ये ठीक लग रहा है। दूसरा, कंसेप्ट दिए होने चाहिए कि सवाल को हमें कैसे कंसेप्ट, भाई अगर आपको सवाल करने का तरीका कंसेप्ट पता है तो आप उस पर बेस बहुत सारे सवाल कर सकते हो। तो यानी क्या होना चाहिए, कंसेप्ट। यानी ए और अ तथा ब, यानी फर्स्ट ऑप्शन ए द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। समझेंगे आगे, आगे क्या लिखा हुआ है समझेंगे। राष्ट्रीय, एक मिनट रुको भाई, एक मिनट, देखो क्या लिखा हुआ है, सॉरी, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 पर बल देती है। यानी 2005 जो है राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा किस चीज पर बल दी जाती है, समझेंगे। गणित में सफलता प्रत्येक बच्चों के लिए आवश्यक है, ये हो सकता है। दूसरा, शिक्षार्थियों के लिए तार्किक गणितीय योग्यताओं के लिए पहले उनकी परीक्षा होनी चाहिए। आप एक चीज बताओ, पहले आप स्टूडेंट का परीक्षा कैसे ले सकते हो? पहले तो परीक्षा नहीं ले सकते हो, पहले आप उनको समझाओगे सिखाओगे तभी तो परीक्षा लेंगे। तो ये नहीं हो सकता है। निम्न उपलब्धकर्ताओं के लिए गणित पाठ्य चर्चा पाठ्यचर्या अलग होनी चाहिए। यानी क्या लिखा हुआ है, मैथ्स करिकुलम शैल बी सेपरेट फ्रॉम लो अचीवर्स। यानी कि जो निम्न निम्न है, जो बच्चे मैथ को उतना समझ नहीं पा रहे हैं, क्या उनसे अलग पाठ्य चर्चा बनाना चाहिए? नहीं, ये तो होगा ही नहीं। अगला, गणित चयनित शिक्षार्थियों को पढ़ाना चाहिए। सिर्फ उन्हीं बच्चों को पढ़ाना चाहिए जो गणित क्या हो, पढ़ना उसको आता हो। क्या उन्हीं बच्चों को पढ़ाना चाहिए गणित? नहीं, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन इसको देखेंगे, स्टूडेंट शुड बी टेस्टेड फर्स्ट फॉर देयर लॉजिक मैथमेटिकल एबिलिटी। यानी आप गणित सिखाना चाह रहे हो बच्चों को, तो क्या उसका पहले आप एग्जाम ले लोगे, टेस्ट ले लोगे, तब उनको गणित समझाओगे? तो ये भी नहीं होगा। तो क्या होगा, ये गणित में सफलता प्रत्येक बच्चों के लिए आवश्यकता है, क्योंकि आपको पता है कि गणित में सफलता हर एक बच्चों के लिए, हर एक लोगों के लिए आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है, चाहे वो डेली लाइफ की बात हो, चाहे आप किसी पढ़ाई में इंटरेस्ट रखता हो, यानी डेली लाइफ में भी इसका इम्पोर्टेंट है। तो हर एक बच्चे के लिए मैथ सब्जेक्ट इम्पोर्टेंट है और उनको आना चाहिए। क्योंकि आपको पता है कहीं पर भी जाओगे तो हर एक जगह क्या है, मैथ्स का कैलकुलेशन है। या आप कहीं पर जा रहे हो, एक शॉपकीपर, नॉर्मली एक शॉपकीपर के पास जा रहे हो, तो मैथ की अगर आपको जानकारी नहीं है तो आप कोई कोई भी मूर्ख बना सकता है। कहने का मतलब क्या है कि जो गणित की शिक्षा है प्रत्येक बच्चों के लिए, प्रत्येक लोगों के लिए आवश्यक है। चाहे आप पढ़ाई के दृष्टि से देख लो, चाहे डेली लाइफ के दृष्टि से आप देख लो, दोनों दृष्टि से जो है मैथ्स इंपॉर्टेंट है। इसीलिए आप ऑप्शन ए इसका सही होगा। अगला सवाल समझेंगे, नेक्स्ट। देखो इस सवाल को समझते हैं। 5, 10 और 35 के सबसे छोटे स्वर्ग गुणज। देखो सबसे छोटे स्वर्ग गुणज का मतलब होता है एलसीएम। तो 5, 10 और 35 का एलसीएम कितना आएगा? देखो कैसे करना है, इन सब का एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, 70 आएगा। फिर सबसे बड़े स्वर्ग गुणनखंड का अंतर, यानी ये देखो, अगर आपसे पूछा जा रहा है कि सबसे छोटे, तो एलसीएम निकलेगा। सबसे बड़े क्या है, स्वर्ग गुणनखंड, तो इसका मतलब क्या होगा, एचसीएफ। तो यहां से क्या निकलेगा, एचसीएफ। तो यहां से एचसीएफ क्या आएगा, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 छुपा हुआ है, तो 5 आ गया एलसी सॉरी एचसीएफ।
इन दोनों का अंतर लेंगे तो 70 माइनस में 5, 70 माइनस में 5, 70 माइनस में 5, इसका आंसर कितना आ जाएगा 65। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। भाई अगर सबसे छोटे स्वर्ग गुणज की बात की जा रही है तो आप लोग एलसीएम 5, 10 और 35 का एलसीएम 70 हो गया, 70 हो गया। सबसे बड़े स्वर्ग गुणनखंड का अंतर यानी एचसीएफ तो कितना आ जाएगा 5, 10 और 35 का एचसीएफ कितना होता है 5 होता है। इन दोनों का डिफरेंस 65 आ जाएगा। है सिंपल आसान लेकिन है बिल्कुल सरल। अगला सवाल करेंगे। ये क्वेश्चन दे रखा है संख्या 105 के गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। आपसे पूछा गया है द नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ 105, इसके फैक्टर निकालने यानी 105 के कितने फैक्टर हो सकते हैं इसको करना है। तो कैसे करेंगे, फैक्टर कैसे बनाते हैं, तो आप क्या करो 105 का आप क्या करो इस तरीके से आप एलसीएम लो। तो भैया आपको पता है कि 2 और 3 से कटेगा नहीं, 4 से भी नहीं कटेगा, तो क्या होगा 5। क्या हो गया 5, 5। ये आपका क्या हो गया 2 और ये 1, 3 से और 7 से, 7 1 जा 7, यानी कि 105 का फैक्टर क्या बन रहा है, सॉरी 105 का आपने इस तरीके से फैक्टर बनाया है तो 5 इंटू में 3 इंटू में 7। तो सब फैक्टर कैसे निकालते हैं आप लोग एक बार में समझ जाओगे कैसे करना है। सुनो ध्यान से देखो 105 है, इनका आप क्या ले लो एलसीएम, इस तरीके से आपने कर लिया, आ गया ये समझ में। अब आपसे पूछा गया फैक्टर, तो फैक्टर कैसे निकालते समझो। एक चीज बताओ, इसके ऊपर 5 के ऊपर कुछ पावर नहीं है तो आप 1 मान लो, 3 के ऊपर कुछ पावर नहीं है 1 मान लो, 7 के ऊपर पावर कुछ नहीं है तो आप क्या मान लो 1। अब देखो ध्यान से फैक्टर कैसे निकालना है। यहाँ पर 1 है तो यहाँ से 1 से 1 ज्यादा लेना है आपको 2, 1 है यहाँ पर 1 से ज्यादा 2, यहाँ पर 1 है तो 1 से ज्यादा 2, तो कितना आ जाएगा 8। इसका आंसर क्या होगा 8। अगर मान लो यहाँ पर 2 होता तो 2 से 1 ज्यादा क्या आता यहाँ पर 3 आता। आया समझ में, यानी हमें फैक्टर निकालते समय हमेशा पावर से आपको 1 ज्यादा लेना है। नेक्स्ट सवाल समझेंगे 57। देखो क्या लिखा हुआ है, यदि समय का अब कितना टाइम हो रहा है 2:17 PM हो रहा है, टाइम इतना दे रखा है, तो अब से ठीक 12 घंटे और 59 के पश्चात क्या समय होगा। कहने का मतलब क्या है, अभी समय कितना हो रहा है 2:17 PM, 2:17 हो रहा है। आपसे पूछा गया है कि 11 घंटे 59 के बाद कितना समय होगा। ठीक है, इससे कितना 11 घंटे 59 के बाद कौन सा समय होगा। तो आप क्या करो इसमें सीधा सीधा 12 ऐड कर दो, पहले क्या करो 12 घंटा ऐड कर दो। अब 12 घंटा ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 2:17 AM। भैया आपको पता है कि आप इतने से 12 घंटे बाद ये क्या हो जाएगा PM से AM हो जाएगा, यानी 2:17 PM पर अगर आप 12 घंटे जोड़ोगे तो 2:17 AM आ जाएगा, ये आ गया। लेकिन आपसे क्या पूछा गया है 11 घंटे 59 यानी 1 मिनट और कम कर दो, यानी 2:16 AM इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन सी दिख रहा है। बस सिंपल सवाल है ये, बहुत ही सिंपल। नेक्स्ट सवाल समझेंगे आराम से। देखो क्या लिखा हुआ है, 3.5 समकोणों में डिग्रियों की संख्या कितनी होगी। समकोण, समकोण कितना होता है मेरे भाई, सभी को पता है सर, समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री राइट एंगल। ठीक है, अब 3.5 इसका क्या करना है 3.5, तो आप पहले क्या निकालोगे 3 इंटू में 90 प्लस में हाफ इंटू में 90, यहां से करोगे तो कितना आ जाएगा 270 प्लस में 45, यही तो आएगा। कैसे करेंगे देखो,
साढ़े तीन समकोणों में डिग्रियों की संख्या है, तो साढ़े तीन है, समकोण 90 होता है, तो पहले आप 3 इंटू में 90 करोगे, प्लस में उस 90 का क्या करोगे, आधा, हाफ करेंगे, तो 270 प्लस में 45। तो सिंपल सवाल है, तो इस सवाल को आप जल्दी भी कर सकते हो। तो क्या आएगा, देखो ध्यान से, तो आप यहां पर देखो ध्यान से, 45 है तो क्या आएगा 315। सिंपल सवाल। नेक्स्ट सवाल समझेंगे। क्वेश्चन नंबर ये आपका है सेकंड लास्ट। क्या लिखा हुआ है, 11 इकाइयों प्लस में 11 दहाइयों प्लस में 11 सैकड़े बराबर है। इकाइयों क्या होता है आपका, इकाइयों क्या है, यूनिट होता है। दाहिए का मतलब क्या होता है, 10, यानी देखो, अच्छा ये बताओ 11 सैकड़े बराबर है, सैकड़े का मतलब पता है क्या होता है, आप डबल जीरो लगा दो, प्लस में दाहिए का मतलब क्या होता है, आप एक जीरो लगा दो, और इकाइयों का मतलब क्या होता है, यूनिट डिजिट, यानी आप प्लस में 11 कर दो, बस सिंपल सवाल है, आप लोग कर सकते हो। इसको ऐड करेंगे, अब देखो ऐड कैसे करेंगे, 1100 प्लस में 1110 प्लस में 11, तो क्या आ जाएगा आपका 1221, ऑप्शन सेकंड, खत्म, सिंपल। अब है नेक्स्ट सवाल, लिखना है 509 और 3028 का योग कितना होगा। 509 3028, यानी कि 3028 और, यानी कि आप बताओगे 3028 प्लस में कितना है 509, 509 प्लस कर देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। 3028 प्लस में 509 कितना होगा, प्लस करेंगे, देखो 3000 और 500 पहले प्लस करो तो 3500, क्या हो गया 3500, और 3500 से ज्यादा एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन ए, खत्म। तो आंसर क्या आएगा, ये आएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर सेशन अच्छा लगता है तो आप दोस्तों के बीच में आप शेयर कर दिया करो, और लाइक और सब्सक्राइब कर लोगे चैनल। अब इससे क्या होगा कि जो हमारी वीडियो आती रहेगी, सीटेट की जो प्रीवियस ईयर्स वाली जो सीरीज चल रही है, आपके लिए यकीन मानो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आप हमारे चैनल से जुड़ जाओगे, सब्सक्राइब करोगे और वीडियो को शेयर भी कर दो। और आप जो है आने वाले टाइम में आप जो वीडियो जो आती रहेगी उनकी बार बार प्रैक्टिस करते रहा करो। इसके आगे कुछ नहीं करना है, तो इसके लिए जो है आप क्या करोगे, सब्सक्राइब करोगे चैनल। इससे आपका क्या बेनिफिट है कि सारे के सारे प्रीवियस ईयर्स के एक्सप्लेनेशन मैं आपको दूंगा, अलग अलग ईयर का अलग अलग वीडियो में, जिससे आप प्रीवियस ईयर्स आपका स्ट्रांग हो जाएगा और आप सीटेट के एग्जाम को आराम से पास कर सकते हो। धन्यवाद।